पापा, इसरो में जो हो रहा है उसका हमारे देश पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? बेटा, एक तरफ जहां इंडिया गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी मिशन को पूरा करने वाले साइंटिस्ट रिजाइन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 120 सीनियर साइंटिस्ट इसरो छोड़कर जा चुके हैं और इनमें गगनयान मिशन के LVM-3 रॉकेट को लीड करने वाले विक्टर जोसेफ और चंद्रयान मिशन के आदित्य रल्लापल्ली भी हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से रिस्पांस आया कि अब क्रिटिकल मिशंस पे काम कर रहे साइंटिस्ट्स के रेजिग्नेशंस आसानी से एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव दांव पेच से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जहां एक यंग साइंटिस्ट की बेसिक पे करीब 56,000 रुपये महीना है, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा इंस्टाग्राम एडिटर महीने भर में इससे 2 गुना कमा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में पिछले 3 साल से गोल्ड रश चल रहा है। 2023 में इंडिया में सिर्फ 11 स्पेस स्टार्टअप्स थे, लेकिन स्पेस सेक्टर में FDI अलाउ होने के बाद अगले 3 सालों में यह नंबर पहुंच गया 400 के पार, जिनमें $500 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग आ चुकी है। स्काईरूट इंडिया का पहला स्पेस यूनिकॉर्न बन गया और इसके फाउंडर की नेट वर्थ आज 2,500 करोड़ है, जबकि पूरे इसरो का बजट सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए है। इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। लेकिन देश की नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस सॉवरेनिटी के लिए इसरो और उसके साइंटिस्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और यहाँ भारत चाइना से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि चीन अपनी प्राइवेट स्पेस पॉलिसी के बाद ये पूरी कहानी जी चुका है। चाइना 2008 में 1000 टैलेंट्स नाम की पॉलिसी लाया, जिसने पूरा गेम पलट दिया। साइंटिस्ट्स को वापस घर बुलाया गया, $1 मिलियन तक के साइनिंग बोनस दिए, लग्जरी हाउसिंग दी, बच्चों के लिए एलीट स्कूल्स दिए और अगले 10 सालों में 2018 तक दुनिया भर से 7,000 साइंटिस्ट चाइना रिलोकेट हो गए। यहाँ तक कि चाइना के कानूनों ने सरकारी साइंटिस्ट्स को ये हक दिया कि वो देश की सेवा करते हुए लीगली स्टार्टअप इक्विटी भी रख सकें। तो अब फैसला करना है इंडिया और उसके पॉलिसी मेकर्स को कि वो अपने साइंटिस्ट को नेशनल ट्रेजर की तरह ट्रीट करेगा या फिर जस्ट अनदर सरकारी बाबू की तरह।